हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़ाऊँगा, जिसके आज हम आपके इंट्रोडक्शन और कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन से। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए, इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण के लिए अधिकतर इस्पात, प्रकास्ट, कंक्रीट आदि सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं मटेरियल के गुण, सामर्थ्य, व्यवहार तथा उनके स्ट्रेंथ वगैरह का पता लगाने के लिए इंजीनियरिंग के मूल विषयों जैसे यांत्रिकी, मैकेनिक्स, द्रव्यों की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आदि का कार्य का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जैसे कि मान लीजिए डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, आप कोई भी स्ट्रक्चर को अगर डिज़ाइन कर रहे हैं बाय द स्टील, तो आपको उसके मटेरियल के बारे में सारी जानकारी हो कि मटेरियल में कितनी सामर्थ्य है, कितना उसमें गुण है, क्या कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सा कैसा व्यवहार करेगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हो। एक अच्छे इंजीनियर के लिए ये सारी चीज़ें पहले भी कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनाता है तो उन सारी चीज़ों के बारे में पहले ज्ञात होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया इसमें इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण के लिए अधिकतर इस्पात का जो हम यूज़ करते हैं उनके गुण, सामर्थ्य और व्यवहार का पता हो पहले से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपके समतलीय बल, कोप्लानर फोर्सेस। को प्लानर से अगर आपको समझ पाए तो को प्लस प्लानर दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ये। ठीक है, इसका मीन्स होता है कि एक ही समतल पर, यानी जब किसी संरचना पर कार्यरत बलों की क्रिया रेखाएं, लाइन ऑफ एक्शन एक ही समतल में स्थित हों, तब इन बलों का समतलीय बल कहा जाता है। यानी जो भी आपके बल कार्य कर रहे हों वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन यानी एक ही बलों की क्रिया रेखाओं के पर हों, आपके समतल ये बल कहलाएंगे, यानी कोप्लानर फोर्सेस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो एक प्लान हो गया आपका प्लेन, आपने ये फोर्स लगा दिया, इस फोर्स से फिर आपने एक ये फोर्स लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? कोप्लानर फोर्सेस। ठीक है, संगामी बल क्या होंगे? कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस। जब किसी बल व्यवस्था में बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु में मिलती हैं, यानी जब आपका जो संगामी बल कॉन्क्यूरेंट फोर्स होगा कि आपका जो बल होगा वो एक ही क्रियाओं में मिलेगा, यानी एक पॉइंट से होके सारे दूसरी जगह पे अपने जा रहे होंगे, बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पे मिलती हैं, तब इन बलों को संगामी बल कहा जाता है। दूसरा है फिर आपका असंगामी बल, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। जब किसी बल व्यवस्था में बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु में नहीं मिलती हैं, तब इन बलों को असंगामी बल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से समानांतर बल, पैरेलल फोर्सेस भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फोर्स है आपका ये वाला और एक फोर्स है आपका ये, इसको मान लेते हैं फोर्स ए और इसको फोर्स बी। ये दोनों पैरेलल आपस में कैसे फोर्सेस हैं? पैरेलल। यानी जब किसी बल व्यवस्था के बलों की क्रिया रेखाएं समानांतर होती हैं, तब बलों को समानांतर बल कहा जाता है। जैसे अगर इसके लाइन ऑफ एक्शन की बात करें तो डॉट डॉट करके ये पीछे ही की ही ओर होगा, तो आपका क्या कहलाएगा? समानांतर बल, पैरेलल फोर्सेस। इसके बाद बात करते हैं परिणामी बल एवं संतुलन बल। परिणाम से आपको समझ में आ रहा हो कि रिजल्टेंट फोर्सेस एंड इक्विवेलेंट फोर्सेस, यानी जब किसी समतलीय बल व्यवस्था में दो या अधिक बल कार्य करते हों, लाइक दैट आप देख सकते हैं कि एक फोर्स आपका ये जा रहा है और एक फोर्स आपका ये जा रहा है। ये फोर्स आपका ए हो गया और ये फोर्स आपका बी हो गया। आपको ये सेम पॉइंट से जा रहे हैं मिलने, ठीक है, ये दो फोर्सेस हो गए। अब अगर आपको बात की जाएगी इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ये आपका प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल है, और ये आपका थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड फोर्सेस या फिर आपको इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो आपका कैसा निकलेगा उसके बारे में बात करते हैं। यानी बल व्यवस्था में जब दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं तब उस कल्पित एकल बल को परिणामी बल कहा जाता है। मान लीजिए ये आपका बी हो गया ये, और इसमें से एक ये बल निकल कर आए, इसको हम बोलेंगे आर।
इसको हमने नाम दे दिया आर। ये आपका कौन सा फोर्स हो गया? रिजल्टेंट फोर्सेस, यानी जो फोर्स ए और फोर्स बी का रिजल्टेंट हो गया वो आपका क्या हो गया? आर। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। उस एकल बल को जो किसी समतलीय बल व्यवस्था में कार्यरत बलों से मिलकर उन्हें स्थिर में रखता हो संतुलन बल कहा जाता है। यानी जो फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को अगर एक स्थान पर रख के स्थिर रख देता हो, यानी ना बल इधर से उधर हो और ना ही, जैसे कि मान लीजिए एक आपका फोर्स है ये वाला, एक फोर्स आपका ये हो गया और एक फोर्स आपका ये हो गया, आपका रिजल्टेंट ये निकल कर आ गया। तो ये जो आपका बल होगा ये स्थिर रखेगा आपको, आपके फोर्स ए को भी और फोर्स बी को भी। ठीक है, किसी समतलीय बल व्यवस्था में परिणामी बल तथा संतुलन बल की क्रिया रेखा एक होती है। यानी जो आपका समतलीय बल होगा व्यवस्था में, दो परिणामी बल तथा संतुलन बल की क्रिया रेखा एक होती है। ये जो आपकी क्रिया रेखा होगी वो सेम होगी, लेकिन दिशाएं विरोधी या विपरीत होती हैं। इसके बाद बात करते हैं आघूर्ण तत्व, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। समतलीय बल व्यवस्था बलों के समतल में स्थित किसी भी बिंदु पर बलों के आघूर्णों की बीजगणितीय योग उसी बिंदु पर उन बलों के परिणामी बल के आघूर्ण के समान होता है। लाइक दैट, अगर आपसे कहा जाए कि एक फोर्स है आपका ए, आपको इस पॉइंट के थ्रू आपको एक मोमेंट निकालना है, आघूर्ण, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो आप जाके ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा। जो इसकी डिस्टेंस होगी आपको वो पता होनी चाहिए। मान लीजिए वो अभी x है, तो आप इसका फोर्स क्या निकालोगे? a इंटू एक्स, आपका क्या हो जाएगा? मोमेंट। अगर आप बात करेंगे इसकी मोमेंट की, अब ये मोमेंट क्या होगा? ये तो हो गया सिर्फ आपका जब एक फोर्स दिया हो। मान लीजिए अब इसी के साथ साथ कई सारे फोर्स आपको दिए हों, जिसमें आपके ये वाला फोर्स हो सकता है, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अब आपको इसमें किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो जो बीजगणितीय योग होगा, जो भी आप मोमेंट निकालते हैं, मान लीजिए इसका जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, इसका आपका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा और इसका आपका क्लॉकवाइज बनेगा। तो क्लॉकवाइज आपको पता है कि क्लॉकवाइज वाले का प्लस लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज वाले का नेगेटिव लेते हैं। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी जो बीजगणितीय योग है वो समान होना चाहिए, परिणामी बल के आघूर्णों के समान होना चाहिए। बात करते हैं फिर नेक्स्ट आपके समतलीय बलों की स्थिरता, इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। समतलीय बल व्यवस्था के स्थित बलों का परिणामी बल शून्य होने तथा उसी समतल में इस किसी भी बिंदु पर समस्त बल के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होने पर उस बल व्यवस्था को स्थिर कहा जाएगा। मान लीजिए आपका कोई एक, बना के दिखाता हूँ मैं आपको, कोई भी चीज़ है आपकी, ठीक है, अब इस पर समतलीय बल आपका मान लीजिए इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, आपने कई सारे फोर्स यहाँ से लगा दिए, यहाँ से लगा दिए, इधर भी फोर्स हो गए, इधर भी फोर्स हो गया, आपने कई सारे इस पर फोर्स लगे हुए हैं, आपने किसी एक पॉइंट पर क्या आ गया उसका 0, तो वो आपका समतलीय बलों की स्थिरता कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्थिरता की शर्तें। देखिए, कोई भी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। समेशन h इक्वल्स टू 0, समेशन b इक्वल्स टू 0 और समेशन m इक्वल्स टू 0। इसको मैंने अभी शॉर्ट में बताया, मैं आपको इसको और डीपली बताता हूँ। देखिए क्या होगा, आपको कोई भी, आप सब लोग पढ़े हुए हैं, आपने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, कोई भी अगर आपको बीम दी हुई है और आपको उस पर फोर्स या रिएक्शन फाइंड आउट करनी होती है, तो आप 3 चीज़ें निकालते हो। समेशन h इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या हो गए? स्थिरता की शर्तें, यानी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें बलों के क्षैतिज घटकों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए या शून्य होता है, अर्थात समेशन h इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया, चलिए एक बीम का। अगर फोर्स की बात करते हैं, मान लीजिए एक फोर्स आपका ये आ रहा है, ये वाला फोर्स आ रहा है a, और ये एंगल है आपका थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a cos थीटा
और ये वाला हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। अब आपको अगर बात करेंगे तो आपका जो ये वाली कंडीशन है हॉरिजॉन्टल वाली, ये क्या होनी चाहिए 0 के इक्वल, तभी आपको स्थिरता की शर्तें को ये कर पाएगा। इसके बाद बलों के ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था ए साइन थीटा, इसका ए साइन थीटा था, तो ये भी क्या होना चाहिए 0 के इक्विवेलेंट, तभी ये आपकी शर्तों को पूरा करेगा। इसी प्रकार उसी समतल में स्थित किसी भी बिंदु पर समस्त बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी मोमेंट समेशन m इक्वल्स टू 0 आपका होता है। ठीक है, आपको ये पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि क्लॉकवाइज मूवमेंट का योग और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का योग समान होना चाहिए, तभी आपका ये स्थिरता की शर्तों को पूरा करेगा। यानी जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो इन तीनों पर ही डिपेंड करती है, यानी समेशन h आपका 0 होना चाहिए, समेशन b आपका 0 होना चाहिए और समेशन m आपका 0 होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।